क्लास 12 के जैक बोर्ड के लिए जो मॉडल सेट एकमात्र मॉडल सेट दिया गया उसके सॉल्यूशंस आप एक बार रिवाइज कर लें, पूरे सेट को भी एक बार रिवीजन कर लें। फर्स्ट दिया गया जो बीसीसी में एटम की संख्या कितनी होती, तो याद होगा बीसीसी में 2 एटम्स होते। इसके अलावा रिवीजन में याद रखिएगा सिंपल क्यूबिक में 1 और एफसीसी में टोटल एटम्स 4 होते। आपसे पूछा गया जो सीसीपी में कितना परसेंट एरिया, कितना परसेंट जगह है जो पूरी तरह भरा होता, तो याद होगा 74% जगह भरा होता, क्योंकि सीसीपी और एफसीसी एक ही चीज़ें हैं। अगर याद होगा तो बीसीसी में 68% और सिंपल क्यूबिक में 52.4% जगह भरा होता। अब यहाँ पर कहा जा रहा आपको बताने के लिए जो आप ये बताएं, जो 40 ग्राम NaOH को अगर 2 लीटर में हम डिज़ोल्व करते तो मोलैरिटी क्या होगी, तो सब लोगों को याद होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, पूरे का ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास 40 इंटू 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वो कितना है 2 लीटर, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5 m, 0.5। फिर इसमें कहा गया निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोड को लिया गया। अब कहता है बताइए इस सेल के ईएमएफ क्या होंगे, तो इस सेल के ईएमएफ होंगे ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल। तो आप आराम से प्लस 0.34 माइनस 0.25 तो इज इक्वल टू प्लस 0.59 वोल्ट इसके आंसर होंगे ए नंबर। फिर उसके बाद कहा गया हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता, तो आयरन कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता और मॉलिब्डेनम प्रमोटर का यूज होता। ध्यान दीजिएगा आयरन के एस्क हो गए हेमाटाइट। कहता है कैटलिस्ट की क्या भूमिका है, क्या परिवर्तन करता, तो याद होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। कौन सा टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, तो थ्योरी याद रखिएगा जिसमें वॉल्यूम के टर्म नहीं होते, सिर्फ मास के टर्म होते हैं, वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। आंसर होगा मोलैलिटी। फिर हो गया जो मोलर कंडक्टिविटी का मान डाइल्यूशन के कारण क्या होगा, तो याद कीजिए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू भी। तो जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे कप्पा तो डिक्रीज करेगा, लेकिन आपकी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब याद होगा मोलर कंडक्टिविटी जैसे ही आप डाइल्यूट करेंगे उसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती, तो नाइट्रोजन तो 3 नॉर्मल बॉन्ड बनाता, लेकिन वो कोऑर्डिनेट भी बनाकर देता, इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी। याद कीजिए इसमें से कौन सा कलर्ड है, बहुत इजी एग्जाम्पल है, जिसमें D1 से लेकर 9 तक हो, इनकम्प्लीट हो, उसमें DD ट्रांजिशन होगा और वो कलर्ड, और जिसमें D0 या D10 हो तो याद होगा वो कलरलेस होता था। M+2 जिसका एटॉमिक नंबर 27 मतलब ये कोबाल्ट हुआ, जिसका कन्फिग्रेशन 3D7 4s2 है। तो इस हालत में अगर +2 चार्ज है मतलब 4s2 निकल गया तो हो गया 3D7। D7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू 3 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालेंगे तो 3.87। +5 ऑक्सीडेशन नंबर निम्नलिखित में से किसमें है, तो आप x मान के निकालेंगे, x -8 + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। कहता है एयर के एक्सेस में जब आप हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को मेटलर्जी में नाम देते थे रोस्टिंग। कहता है कौन सा लिगेंड है जो चीलेट बनाएगा, तो थ्योरी बहुत आसान है,
वह लिगेंड जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से अधिक होती, जब वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ेगा तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसके एग्जाम्पल हो गए इज इक्वल टू ऑक्सलेटो, या याद होगा इथिलीन डाइएमाइन, याद होगा ग्लाइसिनेटो, ईडीटी। ये बहुत सारे लिगेंड हैं जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से अधिक है जो चीलेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हैलाइड आयन की संख्या याद होगा, ये होता था कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो जेल के अंदर गया वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसमें कितने आयन, सिर्फ 1 क्लोराइड आयन है जो बाहर है, इसका मतलब सिर्फ वही हैलाइड आयन जो है वो देगा। इसमें तो याद होगा ये रिएक्शन कहलाता था वुर्ज रिएक्शन, जिसमें डबल कार्बन के अल्केन बनते थे और ये रिएक्शन वुर्ज के नाम से जाना जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद होगा KBr बाहर, OH और H बाहर जुड़कर अल्कीन का निर्माण करता था। ब्यूटेन टूऑल जो है वो जिस कार्बन से OH जुड़ा वो 2 अल्काइल से जुड़ा है, मतलब वो 2 डिग्री का अल्कोहल है। अब इसमें इथाइल अल्कोहल पर कॉन्क H2SO4 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस, तो याद कीजिए OH और H बाहर निकल गया, कंपाउंड का नाम ईथीन हाई टेम्परेचर पर। किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से प्राप्त होता 1 डिग्री का अल्कोहल। कौन सा मेटल रिफाइनिंग का प्रोसेस ये है नहीं है, तो याद रखिएगा स्मेल्टिंग जो है कोक डाल के हीट करते हैं वो शुद्धिकरण की विधि नहीं है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। कहता है इसमें से कौन सा डाईमैग्नेटिक है, आप भली भांति जानते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पैरामैग्नेटिक जिसमें टोटल पेयर्ड होगा, डाईमैग्नेटिक। द आंसर विल बी डी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस ब्लॉक को नाम देते, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इसमें कहता है KCN डालेंगे तो KI बाहर, CN कंबाइन किया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, आंसर विल बी बी। कहता है डाइल्यूट H2SO4 आप डाल रहे प्रोपीन पर, तो याद होगा डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो वो वाटर जोड़ने का काम करेगा। यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट याद कीजिए, प्रोपीन पर वाटर जोड़ेंगे, नेगेटिव बीच वाले पर जुड़ेगा और कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन-2-ऑल। फिर हो गया बेंजल्डिहाइड पर कॉन्क NaOH डालने पर, बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसी हालत में ये कैनेजारो रिएक्शन दिखाएगा, जिसमें एल्डिहाइड का परिवर्तन अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में होता है। फिर हो गया नाइट्रोजन, तो जब आप मिथाइलेमाइन में नाइट्रोजन लेंगे तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा, 1 लोन पेयर होगा, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होंगे। फिर कहता है 1 डिग्री एमाइड से एमाइन में परिवर्तन करना है, इस रिएक्शन का नाम होता हॉफमन ब्रोमाइड रिएक्शन। उसके बाद हो गया जो मिथाइल एमाइन पर जब HNO2 डालेंगे तो कौन सा, तो मिथाइल एमाइन पर HNO2 डालने से नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। नाइट्रस एसिड का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। कहता है सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्राप्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जो इंसान के शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता। ए ड्रग मलेरिया को हटाने के लिए क्विनिन फैमिली यूज होता, क्लोरोक्विनिन या क्विनिन फैमिली का यूज किया जाता। बेकेलाइट याद होगा, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट का निर्माण होता। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जितनी भी क्रॉकरी वगैरह जो बनी होती, जो बुफे सिस्टम में यूज होता, वो बेकेलाइट मटेरियल होता। ऑब्जेक्टिव का एक ब्रीफ रिवीजन, 1-2 बार आप रिवीजन कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।